अपने आज का टॉपिक रहेगा वांट ऑफ गुणांक। वांट ऑफ गुणांक आई व वांट ऑफ गुणांक से रिलेटेड पढ़ेंगे। वांट ऑफ गुणांक आई हमने कुछ इक्वेशन देखी है, पहले इक्वेशन को समझो क्या क्या देखी थी। वाष्प दाब में अवनमन इसकी बात करी थी, और इसमें आपेक्षिक अवनमन की बात करते हैं अपन थोड़ा सा। इसकी आपेक्षिक अवनमन की बात करते हैं अपन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन की बात करते हैं थोड़ी सी। अपेक्षिक अवनमन का मतलब तुलना करते हैं, रेशियो अनुपात की बात करते हैं। अपेक्षिक अवनमन मतलब P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट, ये था इजिकोस अपने पास में x मिलेगा, लेकिन अपने इसको ये लिख लेते हैं n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल n। ये बात करती यहाँ पे P नॉट क्या है? P नॉट है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। और P क्या है? तो P है विलयन का वाष्प दाब। ये दो P नॉट है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और P है विलयन का वाष्प दाब। ठीक, P नॉट शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और P विलयन का वाष्प दाब है। ये हो गई बात यहाँ पे इसके लिए। तो ये अपना इक्वेशन नंबर 1 थी। दूसरा अपन ने देखा था हिमांक अवनमन। हिमांक अवनमन मतलब डेल टी एफ इज इक्वल टू क्या देगा इसमें? ये था अपने पास में के एफ को मोलर का, ये देखिए के एफ डॉट मोलर का क्वथनांक में उन्नयन देखा था। क्वथनांक उन्नयन डेल टीवी क्या देखा था? केबी डॉट मोलर का, ये देखा था। और लास्ट बार जो हमने देखी थी वो ये देखी थी क्या? परासरण दाब। परासरण दाब, परासरण दाब यानी पाई इसी कोर्स को हमने देखा था क्या? जहां क्या है जो विलयन है की सांद्रता जो है, की सांद्रता हमने क्या रखी है? जो सॉल्यूशन लिया वो कैसा लिया है? 1 मोल पर लीटर वाला लिया था, 1 मोल पर लीटर का ये ले लिया हमने। तो यहाँ पे C की वैल्यू भी रख सकते हैं। तो यहाँ से अपने पास इक्वेशन बनती पाई V इक्वल्स टू NRT। याद रखो ये सब। और ये सारे के सारे क्या है? तो ये सारे के सारे अपने पास में अणु संख्यक गुणधर्म, मतलब ये गुण किस पर डिपेंड करेंगे? अणुओं की संख्या पर। सॉल्यूशन में जो विलय के अणु हैं उनकी संख्या के ऊपर निर्भर करने वाले सारे गुण हैं। ये सभी गुण किस पर डिपेंड करेंगे? विलयन में अवयवी अणुओं की संख्या के मान के ऊपर निर्भर करेंगे। यही था ना? चलो, तो अब हम थोड़े आगे की बात करते हैं इसके। ये जितने भी आपको पॉइंट दिख रहे हैं इनमें आप क्या करो? इनको किससे गुणा करा दो? एक कांस्टेंट आई से, इसको भी एक कांस्टेंट आई से, इसको भी एक कांस्टेंट आई से,
और इसको भी ये कांस्टेंट आई से। ऐसा क्यों करवाया गया है? जब इसको आई से गुणा करेंगे फिर क्या आ जाएगा? ऐसा क्यों करवाया है? ये आई क्या है? तो ये आई जो है वन हाफ गुणांक है, पहली बात तो जो यहाँ पे आई है वो क्या है? वन हाफ गुणांक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, अब इसकी जरूरत क्या पड़ी है? 3 गुना कराने की, अणुसंख्यक प्रॉपर्टी है। आई का मान क्या होगा? आई की जरूरत क्यों पड़ी? तो जैसे मैं कोई विलियन बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं? विलियन। तो विलियन में क्या होगा? एक वैल्यू आएगी मेरे पास, जैसे डेल टीएफ की बात ही करूंगा, डेल टीएफ की बात ही करता हूं या डेल टीबी की बात करूं, तो एक वैल्यू आएगी। वो कैसे आएगी? एक नियतांक रखना है मुझे टीबी, और फिर मोलरता रखनी है। तो मोलरता के लिए मैं क्या लिख सकता हूं? बाहर बटे बाहर के ले सकता हूं है। वेट रख दूंगा, जिसका मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं उसमें मिलेगा वेट, और मिलेगा क्या रख दूंगा? मॉलिक्यूलर वेट रख दूंगा। केबी का मान रख दूंगा, तो डेल टीबी की मेरे पास एक वैल्यू आ जाएगी, मान आ जाएगा डेल टीबी का, कोई भी वैल्यू एक्स आ जाएगी। ठीक है, ये तो हुआ मेरे पास एक सैद्धांतिक मान। अब दूसरा, इसी को मैं प्रैक्टिकल करके देखूं, मतलब कि एक बात कर ले, इसको मैं बंद करूं, इसके अंदर वही विलियन भरूं, उतनी ही मात्रा रखूं विलियन लाइट की, विलियन की भी उतनी मात्रा होनी चाहिए जितनी मेरे इस न्यूमेरिकल में सोल्व करने से आई है। विलायक की भी उतनी ही मात्रा होनी चाहिए जैसा न्यूमेरिकल में सोल्व करने में आई है। विलियन में सांद्रता का मान है वो वैसा ही होना चाहिए जैसा मेरे न्यूमेरिकल में मैंने रखा है। टी का मान भी वही रखना है मैंने जो मेरे इस न्यूमेरिकल में रख रहा हूं। कुल मिलाकर के जो न्यूमेरिकल वाली वैल्यू है, जो न्यूमेरिकल को जैसे अपन सोल्व करते हैं, न्यूमेरिकल सोल्व करके सैद्धांतिक आर्थिक प्रश्न सोल्व करके जो मान लाते हैं, एक तो मान हुआ गया अपने पास, दूसरा पर क्या करें? इसको प्रायोगिक मतलब वास्तविक परिस्थितियों के अंदर लेके जाएं, प्रयोग करके, एक्सपेरिमेंट करके प्रयोगशाला में प्रयोग करें और देखें कि भाई रिजल्ट जो आ रहा है वो क्या दोनों सेम है। अब मैंने देखा कि यहाँ पर जो क्वथनांक मिलेगी, यहाँ से डेल्टा टीडी का जो वैल्यू आई थी मेरे पास वो आ गई मेरे पास 102 डिग्री सेल्सियस। लेकिन यहाँ पर जो मैं प्रयोगशाला लेके गया, इसको गर्म किया और इसके क्वथनांक का विलियन मैंने जब वो रीडिंग जब मैंने नोट करी, सब पता है आपको क्वथनांक मतलब क्या है? जब इसका अंदर का दाब बाहर वायुमंडलीय दाब के इक्वल हो गया, मतलब पराशर दाब, वाष्प दाब जो है वाष्प दाब वो किसके बराबर हो गया? वायुमंडलीय दाब के, वायुमंडलीय दाब के। जब इस विलियन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया, तब जो टी का मान था वही कर गया है टेम्परेचर। तो मैंने क्या किया? इन दोनों को बराबर किया, टी का टेम्परेचर का मान देखा, तो यहाँ वाले टेम्परेचर के मान में, यहाँ वाले टेम्परेचर के मान में मुझे मान लो अंदर नजर आया, यहाँ पे मुझे मिल रहा है टी जो है डेल टीबी, वो मुझे यहाँ पे मिल रहा है 103 डिग्री सेल्सियस, जबकि यहाँ पे 102 डिग्री सेल्सियस अंतर हो गया। ये सैद्धांतिक मान है, ये मैंने जब एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सपेरिमेंटल मान। इन दोनों का जो रेशियो है, मतलब आई क्या होगा? सैद्धांतिक मान बटे में प्रायोगिक मान, इनका जो रेशियो होता है वही मेरे पास क्या कहलाता है? वही मेरा क्या है? ये वाटा गुणांक आई है। समझ में आ गई बात? वाटा गुणांक किसे बोलेंगे? इससे। अब ये अंतर क्यों आया इसको समझते हैं। अंतर कब नहीं आएगा उसको समझेंगे। क्या कभी आई का मान 1 होगा? देखो पहले एक बात पे गौर करते हैं। इसकी वैल्यू आई की वैल्यू है, मैं 1 रख देता हूं, यहाँ पे आई इक्वल्स टू 1 रखता हूं तो क्या होगा? वही होगा जो मुझे पहले मिला था, वही का वही मान मिल जाएगा। मुझे इस आई से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस आई या आई में किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि 2 है, मान लो इसमें 2 आ रही, मैं इसको 1 से गुणा कराया तो कितनी आएगी? 2 5 आ रही, 1 से गुणा कराया कितनी है? 5। क्या फर्क पड़ रहा है इसको इससे गुणा कराने से कुछ? ये फर्क पड़ रहा, ये पड़ रहा ना? आई का मान जब गुणा कराने से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा तब तो ठीक है, पर अगर मान लो मेरे पास आई की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई, तब ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 10, और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। वैल्यू चेंज हो गई। अब पहले की तुलना में ये जो आपके x के पास का वर्गमूल है वो जब मैं यहाँ मान रखूंगा तो इससे डबल आएगा जितना पहले आया था, आएगा ना? यहीं पे भी यही बात है, अगर आई का मान 2 रखता हूं तो पहले वाली वैल्यू को डबल हो जाएगा।
रहे बात को? तो यानी आई का मान 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 के अलावा कुछ भी मान है 0 कुछ है 1 से कम है या फिर 1 से ज्यादा है, दोनों सिचुएशनों के अंदर ही प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम तो क्या आएगी, कहने का मतलब जो मान मिल गए हैं वो मान बदल जाएंगे। अब ये मान बदल क्यों रहे हैं, ऐसा क्या हुआ ये समझना है हमें। और आई का मान 1 कम मिलेगा ये भी समझना है ना। आई का मान 1 कम मिलेगा, आई का मान 1 जब होगा जब जो विलय है, जब विलय क्या नहीं हो विलायक, जब विलय विलायक में आयनिक ना हो तब तो आई का मान 1 आ जाएगा। समझ गए बात? जब ये विलय में आयनिक नहीं होगा तब तो आई का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जब क्या हो जाएगा, जब विलय के जो कण है, विलय क्या हो रहा है विलायक में क्या हो रहा है, आयनिक होता है, आयनों के रूप में टूट जाता है, आयनिक हो, तब क्या आएगा, आई का मान 1 से ज्यादा मिलेगा, ठीक है। और जब क्या हो जाएगा, आई लेस देन 1 होगा, जब क्या होगा, जब विलय क्या होंगे विलायक में क्या होंगे, संगुणित होंगे, तब हमें ये मान मिलेगा। आगे बात समझ, अब इसको समझना है कैसे, चलो समझते हैं। ये हो गया मेरे पास में बात 1 2 3 4 ए बी सी और डी, ठीक। ये हो गया इसमें क्या विलायक, जैसे मैंने मान लिया H2O जल, ठीक है, ये भी विलायक है, ये भी विलायक है, और ये भी यहाँ पे क्या है जल H2O, ये क्या है आगे बात सुन। 4 पात्र, इसमें विलय विलय डाला, इसमें विलय डाला क्या है इसमें भी विलय डाल, वो कौन सा है MgCl2, इसमें भी विलय डालते हैं, कौन सा है CH3COO, इसमें भी विलय डालते हैं, कौन सा है BaOH, ये विलय डालते हैं, ठीक है। हाँ विलय डाल दिए, क्या होगा बोलेगा इसमें NaCl इसमें बोलेगा, और NaCl के साथ क्या होगा, जो NaCl है वो आयन में टूटेगा Na प्लस में और Cl माइनस में, मतलब आयन कितने बने इसमें 2। MgCl डाला,
MgCl2 है वो भी टूटेगा Mg2 प्लस में प्लस 2 Cl माइनस में, मतलब ये भी आयन में टूटा और इसमें आयन कितने बने 3, एक ये 2 इसमें भी डाला, ये भी क्या होगा CH3 COOH, ये भी टूटेगा CH3 COO माइनस में प्लस H प्लस में, और इसमें आयन कितने बन रहे हैं 2, और ये क्या है एक और Ba2 प्लस में प्लस 2OH माइनस में, ठीक है, और यहाँ पे भी आयन कितने बन रहे हैं 3। हमें ये जरूर पता है कि ये जो है दोनों ये क्या है पूर्ण विलय है जल में, जबकि इनकी बात करी जाए ये क्या है दोनों, ये है जल में आंशिक विलय, क्या है जल में आंशिक विलय, ये जल में आंशिक क्योंकि दुर्बल बेट क्या है और ये पूर्ण विलय है प्रबल विलय, ठीक है। अब नेक्स्ट बात, जब ये जल में पूर्ण विलय है, ठीक है, अब मैंने इसमें जल में मात्रा कितनी ली है, ये लिया है मैंने 1 मोल, कितना लिया है मैंने ये 1 मोल लिया है मैंने, कितना लिया था 1 मोल, ये कितना लिया है मैंने, ये भी मैंने लिया है 1 मोल, ये कितना लिया है, ये भी मैंने लिया है 1 मोल, और ये कितना लिया है, ये भी मैंने लिया है 1। ये सब मैंने एक मोल लिए हैं, ठीक है। जब ये 1 मोल इसमें घुल गया तो इसमें आयन कितने बढ़ेंगे, इसमें आयन बढ़ेंगे 2 मोल, इसमें जो आयन बढ़ेंगे वो कितने बढ़ेंगे 2 मोल, समझ गए 2 मोल कैसे सर, 1 मोल NaCl से 1 मोल Na प्लस बनेंगे, 1 मोल Cl माइनस बढ़ेंगे। अणुसंख्या गुणों के लिए मैंने पहले कहा था इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जो इसमें आण्विक है वो उदासीन है या उनके ऊपर कोई चार्ज है, धनावेश चाहे ऋणावेश, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात मैंने कहा था ना इसके आकार से फर्क पड़ता है कि इसका आकार बड़ा है, ये दोनों छोटे आकार, ना इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि ये यौगिक है या इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। अणुसंख्या पूर्णता से इस बात पर डिपेंड करती है ये कितने हैं, नंबर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, केवल नंबर्स पे डिपेंड करती है कि ये कितनी संख्या में है। तो यहाँ पर ये टूट करके कितने हो गए 2 मोल हो गए, 1 मोल Na प्लस N बढ़ गया, 1 मोल Cl माइनस N बढ़ गया, ये भी कितने बढ़ेंगे इसमें गुल करके, ये भी इसमें गुल करके 2 मोल ही बनेंगे, गुल करके 2 मोल बनेंगे, सॉलिड फॉर्म में 1 मोल था, गुल करके 2 मोल बन जाएंगे, ये कितने बनेंगे, ये भी 2 मोल बनेंगे, ये 3 मोल बन जाएंगे, ये कितने बढ़ेंगे, ये 2 मोल बनेंगे गुल करके, और ये कितने बढ़ेंगे, ये 3 मोल बनेंगे, समझ गए बात को, ये 3 मोल बनेंगे, ये 3 मोल है, ये 2 मोल है, ये 3 मोल है, ये 2 मोल है पानी में घुलने के बाद, ठीक है। अब जरा एक बात को समझो, हमने प्रारंभ में कितना लिया था, जब हमने स्टार्टिंग करी तब हमने कितना लिया था, ऊपर वाला काम हो गया, ऊपर वाले को थोड़ा रफ कर देता हूँ, जब हम स्टार्टिंग में इसमें इसी की बात कर रहा हूँ NaCl की, तो स्टार्टिंग में कितना NaCl लिया था, 1 मोल NaCl लिया था, वो टूटा Na प्लस बढ़ा तो कितना बढ़ा 1 मोल, और Cl माइनस बढ़ा तो कितना बढ़ा 1 मोल, 1 मोल NaCl से 2 मोल ये बन गए, तो जो I आएगा वो कितना आएगा, पानी में ये सिचुएशन
ठीक है, कितना लिया था आपने 1 मोल। अभी पानी में कितना है 1 + 1 मोल बटे 1, यानी आई की वैल्यू आएगी 2 बटे 1, मतलब आई की वैल्यू आ गई 2। अगर इसके लिए बात करें जाए MgCl2 के लिए, MgCl2 के लिए क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड लेना पड़े, ये Mg2+ में और Cl- में टूटा, Cl2- में टूटा। अब क्या होगा, यहां से आयन कितने बड़े 3, तो यहां से 1 मोल ये लिया, तो 1 मोल में से 1 मोल तो ये बन गया Mg, और ये कितना बना, ये 2 मोल बने, कितने बड़े ये 2 मोल। तो टोटल जो मोल बने वो कितने बड़े, आई की वैल्यू आएगी 1 + 2 अपॉन 1, यानी I = 3 + 1, यानी I = 3। एसिटिक एसिड में देखो क्या होगा, एसिटिक एसिड क्या है, आंशिक वियोजित है। मान लेते हैं कि मैंने ये जो 2 मोल लिए हैं, 1 मोल लिया है एसिटिक एसिड का, उनमें से 0.2 मोल ही क्या कर रहे हैं, आयनित हो रहे हैं। कितने आयनित हो रहे हैं, इसमें केवल 0.2 मोल, और इसमें भी कितने हो रहे हैं 0.2 मोल ही क्या हो रहे हैं, ही आयनित होते हैं। इतना का वियोजन होता है, वियोजन है जो केवल इतनों का होता है, 0.2 मोल का वियोजन होता है। तो इसका मतलब CH3 COOH CH3 COO- में प्लस H प्लस 1 मोल लिया, ठीक, जिसमें से 0.2 मोल तो ये बन गया, 0.2 मोल ये बन गया, और ये क्या रह गया, बचा हुआ ये रह गया। इसके लिए आई की जो वैल्यू है वो कितनी है, अभी प्रेजेंट में जलीय विलयन में कितना क्या है, 1 मोल पूरा लिया था, उसमें 2 तो ये पार्ट 0.2 मोल 0.2 मोल, ये 0.2 मोल जो था वो वियोजित होकर के, और ये 2 बढ़ा लिया, लेकिन बाकी बच गया ना, इतना बच गया 1 - 1 पूरा मोल, और इसमें से 0.2 मोल घटा दो, बाकी तो बच गया, प्लस 0.2 मोल और प्लस 0.2 मोल, और बट्टे में क्या आएगा 1, इससे ये कट गया, बचा क्या 1 प्लस 0.2, और कितना बचेगा 1, यानी 1.2 अपॉन 1, यानी 1.2, ये आ गया आई की वैल्यू। समझ में आ गई बात। इसी प्रकार से अगर हम किसकी बात करें, इसी प्रकार से हम बात करते हैं किसकी, BaOH2 की, ये किसमें टूटा है, Ba2+ में, और प्लस में 2 OH- में, 3 आयन में टूटा है। ये एक और लिया था मैंने, जब ये टूटा इसमें 0.2 मोल, तो ये 0.2 मोल ये टूटे, और ये कितना 0.2 into 2, ठीक है। तो यहां से आई कितना है मेरे पास, यहां से आई मेरे पास आ रहा है 1 - 0.2, ये तो आई तो जो भाग बच गया, और प्लस में 0.2 मोल ये, और प्लस में 0.4 ये, 0.2 into 2 0.4, और अपॉन में क्या आ जाएगा 1, यहां से आई कितना आ जाएगा 0.8, जब डायरेक्टली इससे ये करेगा तो कितना बचा 1.4 अपॉन 1, यानी 1.4 आ गया इसकी वैल्यू, आई की वैल्यू, ठीक है। अब इसी चीज को मैं कुछ ऐसे लेता हूं, जैसे कि मैंने कोई विलय लिया और उसको क्या बनाया, विलयन बनाया, ब्लैक होता, तब वो क्या हुआ, विलय जब आयनिक हुआ तो ये क्या है, आयनिक हो गया, आयनिक, विलय दिया तो क्या हो गया, आयनिक हो गया, आयनिक हो गया, आयनों में टूटेगा, कितने आयनों में टूटा, तो माना कितने आयनों में टूटा, n आयनों में, आयनिक हो गया, कितने आयनों में हुआ, n आयनों में आयनिक हो गया, ठीक है। विलय कितना दिया था 1 मोल, विलय कितना दिया था 1 मोल, आयनिक हुआ कितना हुआ अल्फा, कितना हुआ अल्फा, आयनिक हो गया, आयनिक कितना हुआ अल्फा, आयनिक जो है वियोजित जो हुआ, वियोजित वो कितना हुआ है, वियोजित माना कितना हुआ है, अल्फा हुआ, अल्फा, अल्फा आयनिक हो गया, वियोजित हो गया,
ठीक है, एल्फा क्या हो गया, वियोजित हो गया। तब जो हमारे पास आगे आएगा वो क्या आएगा, 1 लिया, इसमें से एल्फा वियोजित हो गया तो बाकी बच गया 1 पूरा होल लिया, इसमें से एल्फा वियोजित हो गया तो बाकी बच गया तो एल्फा, ठीक है। और बाकी प्लस में क्या आएगा, n एल्फा। जो आयन बने एल्फा वियोजित हुआ है उसको n से गुणा करने के n आयन बने तो वो मान आ गया। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे ये 1 लिया, इसमें से एल्फा की वैल्यू कितनी थी 0.2। एल्फा क्या होता है, जितना वियोजित होता है, बोला था कि 0.2 बार इसका वियोजित हो गया तो 0.2, फिर 0.2 0.4, 0.2 और 0.4 कितना आ गया 0.6। ये कैसे आया, क्योंकि आयन कितने बने 2 और 1 3। यहाँ पे भी बात करी जाए, आयन कितने बने हैं 2, भाई एक CH3COO माइनस है, एक एक्स्ट्रा आयन कितने बने हैं 2, 2 आयन बने थे 2 गुणा, और वियोजन कितना हुआ है 0.2 का, तो 2 गुणा 0.2 यानी 0.4 आएगा, नहीं तो 0.4 ही आएगा। 1 में 0.4 और 1 कितना हो गया 1.4, उसमें से 2 लेस कर दो 1.2 आ जाएगा। तो यानी जितने आयन बन रहे हैं उसको कितने से गुणा कर दो, एल्फा से गुणा कर दो। और स्टार्टिंग में लिया कितना था 1 मोल 1, ठीक है। 1 से इसको भाग दे दो, वापस से लोड करके वैसे क्या आ जाएगा 1 माइनस एल्फा प्लस n एल्फा। अब इस 1 को क्या कर दो, इधर ले जाओ तो क्या आ गया i माइनस 1 बराबर आ गया मेरे पास माइनस एल्फा प्लस n एल्फा। इसको इधर ले लो तो क्या आ जाएगा i माइनस 1 और इज इक्वल टू n एल्फा माइनस एल्फा। मतलब इस वाले को पीछे लिख दिया, इस वाले को आगे लिख दिया, तो ये आ गया। अब यहां से एल्फा एलसीएम ले लेते, क्या मिलेगा, यहां से लेते हैं एल्फा एलसीएम, तो यहां से तो आ गया i माइनस 1 इज इक्वल टू n माइनस 1 और एल्फा। तो यहां से एल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा i माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे, ऊपर नीचे माइनस से गुणा करवा दो, तो एल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 माइनस i अपॉन 1 माइनस n। यही क्या है हमारे पास में, एल्फा और i में संबंध है, वियोजन की मात्रा व बांड गुणांकों में संबंध है। n क्या है, n क्या है, जितना वो आयनों में बदल रहा है तो मिलियन में मिले के आयनों की संख्या है n, ठीक है। ये है हमारा टॉपिक, ठीक है। देखो देखिए इसको,